हेलो एवरीवन, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है तीन वर्ग। जी हाँ, इस पाठ में हम पश्चिमी यूरोप के बारे में जानेंगे, उसकी एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वो वे तीन वर्ग मतलब कि वर्ग कौन कौन से थे। एक पादरी वर्ग, एक अभिजात वर्ग और तीसरा है जो है कृषक वर्ग। और ये पूरा जो टॉपिक है ये पश्चिमी यूरोप को लेकर के है। इसमें मुख्य देश कौन कौन से आएंगे। एक जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है और इंग्लैंड है। ठीक है। क्या है कि जो ये तीन वर्ग हैं, इन सब के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिस पर ये पूरी प्रणाली जो है स्थापित थी, वो है भूमि, जिसमें साम्यवादी व्यवस्था भी देखने को मिलेगी ना। तो इन तीनों वर्गों के बीच में सबसे मुख्य जो मुद्दा था वो थी जमीन। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे क्या है इसमें। समय है ये 9वीं से 16वीं सदी के मध्य का पश्चिमी यूरोप, जो मैंने अभी नाम बताए देशों के, उस भाग में क्या क्या हुआ। अब वहां पर तीन वर्ग थे, एक पादरी वर्ग था, एक अभिजात वर्ग था और एक कृषक वर्ग था। अभिजात वर्ग जो था इसका जमीन पर अधिकार हुआ करता था, ये बहुत बड़े भूभाग का मालिक हुआ करता था। ठीक है। और पादरी वर्ग जो था, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित था, उसके पास भी बहुत ज्यादा जमीन थी, यानी कि चर्च के अधीन। उसके बाद सामंतवाद। मार्क ब्लांक एक राइटर थे जो कि 900 से 1300 के मध्य की फ्रांसीसी समाज के बारे में इन्होंने एक अच्छा शोध मतलब कि किया और उसके बारे में लिखा भी। सामंतवादी प्रथा को उजागर भी किया कि ये क्या चीज थी। तो इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी नाजी के द्वारा। ठीक है। तो मार्क ब्लांक का नाम इसमें आता है। जो सामंतवाद शब्द है ये जर्मन शब्द प्यूर से बना है, जो जिसका मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा से बना है, जो मध्य फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिणी इटली में प्रचलित एक व्यवस्था थी। देखिए, जो सामंतवादी व्यवस्था है ये जर्मन से ही इसका जन्म हुआ, जर्मनी से ही। फ्रांस में एक रोमन साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था, गॉल। ठीक है। वहां पर आकर के जर्मन जनजाति फ्रैंक आकर के बस गई और उसी ने गॉल को फ्रैंक नाम दिया, वहीं से फ्रांस जो है फ्रांस शब्द बना। तो उस सामंतवादी व्यवस्था को कहाँ से आई, वो ये वाली व्यवस्था जर्मनी से आई और धीरे धीरे करके एक बड़े भूभाग में वो फैल गई। सामंत को लॉर्ड कहते थे, भगवान के जैसा उसको माना था। और फिर है कृषक संबंधों पर आधारित ये एक व्यवस्था थी, यानी कि एक सामंत है और किसान है जो उसके अधीन होकर के काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो समझौता है वही कहलाता था सामंतवाद। इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि रोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी और फ्रांस के शासक शार्लमेन, जो कि 742 से 814 के बीच में शासक थे, के समय से ये माना जाता है कि सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है। अब ये वर्ग कौन कौन से हैं जान लेते हैं जल्दी से। पादरी वर्ग, ये कैथोलिक चर्च से संबंधित था और ये राजा के अधीन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि धर्म ही सबसे मुख्य माना जाता था। और पश्चिमी चर्च का जो अध्यक्ष होता था वो होता था पोप। ठीक है। अब बात करें जो है कृषकों से टीथ नामक एक कर जो है टैक्स ये चर्च वसूला करता था। ठीक है। और एक वर्ष के अंतराल पर और उपज का ये लगभग 10वां भाग होता था कर देते। ठीक है। इसके बाद इसी जो है मतलब कि पादरी वर्ग से संबंधित एक वर्ग और था जो कहते हैं भिक्षु। ये लोग जो है चर्च में नहीं रहते थे, ये लोग थोड़ा समाज से दूरी बना करके रखते थे, है ना। तो उनको भिक्षु कहा गया। ये ईसाइयों की दूसरी संस्था थी जो एबी या मोनेस्ट्री जैसे मठों में रहा करती थी। एबी या मोनेस्ट्री कहते थे उसको, में रहते थे। 529 का इटली का सेंट बेनेडिक्ट, ओके। 910 ईस्वी में बरगंडी का क्लूनी, ये कुछ प्रमुख जो हैं क्या थे, मोनेस्ट्री थे जहां पर ये भिक्षु लोग रहा करते थे। ठीक है। अब जो पुरुष भिक्षु होता था उसको मोंग कहते थे और जो महिला होती थी भिक्षु उसको नन कहते थे। ठीक है। और पादरी वर्ग जो था वो केवल पुरुष ही बन सकता था, मतलब कि जो पादरी बनता था वो केवल पुरुष ही बन सकता था और उसको विवाह करना भी मना था सख्त। और इसमें भी इन सबको भी विवाह करना मना था, लेकिन इसमें क्या था कि भिक्षु जो है महिला भी बन सकती थी। ठीक है। एक तीसरा वर्ग निकल के आया उसी से, जिसका नाम था प्रायर, जो कि चर्च से ही संबंधित था। प्रायर ये लोग जो है घूम घूम कर करके उपदेश दिया करते थे ईसाई धर्म से संबंधित, तो उनको प्रायर कहते थे। फिर इसके बाद 14वीं सदी में
लैंगलैंड लैंगलैंड इंग्लैंड ने पियर्स प्लाउमैन और चॉजर कैंटरबरी टेल्स ने मतलब कि चॉजर ने जो एक किताब लिखी थी कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने इस जो भिक्षु होते थे, जो मतलब कि फ्रायर होते थे, इनके ऊपर आपत्ति व्यक्त की, इनकी जीवन शैली को लेकर के ना, क्योंकि इनके अंदर भी धीरे धीरे क्या है, कैरेक्टर भी इन लोगों का धीरे धीरे बदलने लगा। उसी मुद्दे को इन लोगों ने उठाया इन किताबों के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद है चौथी सदी से क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर, और इसकी जो गणना थी वो सौर पंचांग पर आधारित थी, और ईस्टर इसकी गणना जो है चंद्र पंचांग पर जो है आधारित थी। ये कैलेंडर की मुख्य तिथियां बन गई। इन तिथियों पर जो है अवकाश रहता था, है ना, और किसानों को भी या जितना भी पूरा वर्ग होता था वो लोग मतलब छुट्टियां मनाते थे इस प्रकार से। दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। ये भूमि का सबसे मुख्य नियंत्रक होता था। इसके पास एक बड़ा भूभाग होता था जिसकी वो बाड़ाबंदी करके रखते थे। इसका विकास वैसेलेज प्रथा के कारण हुआ, है ना। और वैसेलेज प्रथा में ये होता है क्या है, राजा होता है, लॉर्ड होता है और कृषक होते हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रति जो है जिम्मेदार, एक जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो एक ये क्रम बना हुआ था, एक श्रेणी बनी हुई थी। और जो लॉर्ड होता था जहां पर रहता था उसको क्या कहते थे, मेनर कहते थे। मेनर जहां होता था, एक बड़े से भूभाग के बीच में मेनर का घर होता था जिसको मेनर कहते थे। उस मेनर में बहुत सारे एक चर्च होता था और चक्की होती थी, बहुत सारे खेत हैं और बहुत सारे जानवर हैं, और इसी मेनर के खेतों में ही ये कृषक लोग काम किया करते थे। ये जो कृषक लोग काम करते थे, ये कृषि के साथ साथ सैन्य सेवा भी देते थे, ठीक है। ये चीज हुई। अब क्या हुआ, नाइट शब्द जो आप देख रहे हो, इसके बाद आवश्यकता ये महसूस हुई कि जो किसान किसानी कर रहा है उसको बाद उसको सैनिक का कार्य भी करना है, तो उसमें थोड़ा व्यवस्था बिगड़ती थी। तो नाइट जैसे एक अश्वारोही सेना की एक बात हुई, तो ये घोड़े पर सवार एक योद्धा होता था ना, तो नाइट की मांग बढ़ी। ये कुशल अश्व सैनिक होते थे, है ना, और लॉर्ड के द्वारा इनको कुछ भूभाग दे दिया जाता था जिसको कहते थे फीफ, फीफ कहते थे। और इसके बदले में ये जो नाइट होता था ये इनको सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक है। तो राजा, लॉर्ड और नाइट परस्पर संबंधित हो गए। तो यानी कि राजा भी बड़े भूभाग का मालिक है, लॉर्ड भी भूभाग का मालिक है, फिर एक वर्ग बन गया नाइट भी। इसके पास भी बहुत सारा भूभाग था, और नाइट के भी भूभाग पर ये किसान लोग काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, और हर प्रकार के कार्य इनके लिए किया करते थे, मजदूर के जैसे। तीसरा वर्ग है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग ये दो तरह के होते थे, एक स्वतंत्र किसान और दूसरा है सर्व, जो कि कृषिदास होता था। इन पर टैली नामक कर लगाया जाता था, ठीक है, और इनको हर प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरण में बदलाव आया। 5वीं से 10वीं सदी तक ठंड बहुत ज्यादा होती थी, छोटे कृषि दिवस होते थे और कम उपज होती थी। उसके बाद पर्यावरण में क्या बदलाव आया, 11वीं सदी से गर्माहट का दौर शुरू हुआ, है ना। कृषि जो उपज का एक काल होता है वो लंबा हो गया, और उत्पादन भी बढ़ा और भूमि का विस्तार खूब हुआ, ठीक है। उसके बाद है नई कृषि तकनीक। लकड़ी के स्थान पर लोहे के पाल, खुर में लोहे की नाल, 2 के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत हुई जब जंगल साफ हुए, जब गर्मी का दौर हल्का सा शुरू हुआ। पहला खेत जो होता था उसमें शरद ऋतु में गेहूं और राई बोई जाती थी। दूसरे खेत में बसंत में मटर, सेम, मसूर, जौ, बाजरा की बुवाई होती थी। तीसरा खेत जो होता था उसको परती रखा जाता था, कह सकते हो एक बैकअप के रूप में, कि बदल बदल के इन भूभागों का इस्तेमाल होगा। उत्पादन वृद्धि हुई, आर्थिक लेन देन जो है मुद्रा पर आधारित होने लगा। यानी कि जब संपन्नता आई तो एक नया बदलाव आया, एक नया चेंजेस आया, नगरों का भी उदय होना शुरू हो गया, है ना। जब अतिरिक्त उत्पादन होगा तो जीवन शैली बदलने का भी एक मन होता है, तो धीरे धीरे नगरों का भी उदय हुआ जहां पर सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो यानी कि चौथा वर्ग भी धीरे धीरे जो है उभरने लगा। और 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल चर्चों का निर्माण शुरू हुआ, और इन्हीं चर्चों के आसपास चारों ओर छोटे छोटे नगर स्थापित होते थे। तो कैथीड्रल चर्च भी कर सकते हो। फिर है 14वीं सदी का एक संकट फिर से आया, यानी कि पहले ठंड थी, फिर गर्मी का मौसम आया, अब फिर से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर से
जाड़े का मौसम शुरू हुआ, है ना, यानी कि कृषि उपज कम हो गई। 13वीं सदी में अंत तक ठंड की शुरुआत हुई, पैदावार कम हुआ, जनसंख्या लेकिन उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की खानों से चांदी का कम उत्पादन हुआ और धातु मुद्रा में भी कमी आई, है ना। और 1347-50 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैली, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, लोगों की संख्या भी कम हो गई, पैदावार भी कम हो गई ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया बदलाव आया, सामाजिक असंतोष शुरू हुआ, बढ़ती मजदूरी दर, ठीक है। अब श्रमिक ज्यादा उपलब्ध है नहीं, तो जो है वो बढ़ी हुई दर पर जो है मजदूरी लेंगे, लेकिन अब उत्पादन भी जो हो रहा है उसकी खपत भी नहीं हो रही है, तो कृषि संबंधी मूल्य जो होते थे उत्पाद, उनका मूल्य भी कम हो गया। तो जो अभिजात वर्ग होता था उसने कहा कि अब हम पुरानी मजदूरी दर पर मजदूरी देंगे। तो इस बात को लेकर के विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ इसको जान लेते हैं। फ्लैंडर्स में 1323 में, फ्रांस में 1358 में, इंग्लैंड में 1381 में कृषक विद्रोह हुआ, जिसको शांत कर दिया गया, कैसे भी करके दमन किया गया। उसके बाद नया शुरुआत हुआ, नए शासक, फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, स्पेन में इसाबेला के द्वारा स्थायी सेना रखने की शुरुआत हुई, एक राष्ट्रीय कर प्रणाली और स्थायी नौकरशाही की शुरुआत हुई, है ना। अभिजात वर्ग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने मतलब कि विरोध भी किया, लेकिन अंत में जाकर के वे इन राजाओं के राजभक्त बन गए, ठीक है। उन्होंने अपनी पावर जो है राजा को दे दी, अभिजात वर्ग ने, ठीक। इसके बाद शुरू हुआ फ्रांस में स्टेट जनरल का गठन हुआ, है ना, सभी लोग जानते हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। इंग्लैंड में एंग्लो सेक्सन परिषद का गठन हुआ, जो आगे चल करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बदल गई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड होता था, हाउस ऑफ कॉमन्स होता था, ना। तो इस प्रकार से ये 3 वर्ग जो थे, इनका कहाँ से देखिए जो है शुरुआत हुई, कैसे सामाजिक बदलाव आए इस भूमि को आधार बना करके, ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।